गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज का लाभ है वो मिल रहा है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम का अध्ययन या व्यवसाय अध्ययन जो हमारा जो विषय है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 14 चल रहा है, जिसे हम निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। तो प्रबंधक के जो सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र है वो क्या क्या है, तो हमने अभी तक अपने प्रति उत्तरदायित्व, नंबर 2 अपनी संस्था के प्रति उत्तरदायित्व, तीसरा स्वामियों के, जिन स्वामियों की वो काम करता है, जिन मालिकों के प्रति वो काम करता है उनके प्रति उत्तरदायित्व, ऋणदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व, जिनसे पैसा उधार लिया है, जिन्होंने निवेश किया है, जिनसे हमने पैसा है वो बाजार से उठाया है, उनके प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। तो हम इस चौथे पॉइंट को जो कल पढ़ाया गया था इसको दोबारा पढ़ेंगे। उसके बाद में कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व और ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व को हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है, जो प्रबंधक होता है या जो कंपनी होती है उसके पास नगद पैसा नहीं रहता, उसके पास नगद मुद्रा का अभाव रहता है। इसके लिए वह व्यावसायिक बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, सरकारी बैंकों, साहूकारों, सेठों से वह पैसा उधार लेकर अपनी इकाई, उद्योग, उद्यम, फैक्ट्री, निगम स्थापित करता है। तो जो जिससे हमने पैसा लिया है, ऐसे ऋणदाता के प्रति हमारे क्या क्या दायित्व हैं अथवा क्या क्या दायित्व हो सकते हैं। तो व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में ऋणदाताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो व्यवसाय की जो भी हमारी वित्तीय आवश्यकता है, उनकी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति में ऋणदाता, जिन्होंने हमें, हमारी कंपनी को या प्रबंधक को या मालिकों को पैसा उधार दिया है, उनके प्रति भी हमारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो जाता है। अतः प्रबंधक को इन निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करना चाहिए। ये दायित्व कैसे पूरे हो सकते हैं? पहला, ऋण राशि का सदुपयोग करना। जो हमने ऋण में ली गई राशि है या ब्याज पर उठाई गई राशि है, उसको कंपनी के विस्तार में, कंपनी के हित में, कंपनी के कर्मचारियों पर उसके विस्तार, उपकरण, कच्चा माल खरीदने, मशीनीकरण करने, उसको बाजार में क्रय करने, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा को विकसित करने, माल को भेजने, इसके लिए उस ऋण में ली गई राशि या ब्याज पर उठाई गई राशि का उपयोग है वो हमें करना चाहिए। तो ऋण राशि का सदुपयोग करना ये सबसे पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? जो हमने ऋण लिया है, जो ब्याज पर पैसा लिया है, उस ऋण प्राप्ति और ब्याज की शर्तें उनके सामने रखना। हाँ भाई, ऋण कितने प्रतिशत से लिया है, ऋण पर या ब्याज पर कितना पैसा उठाया है, ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की शर्तें क्या होगी, ब्याज का भुगतान कैसे किया जाएगा, ब्याज कब कब देना है, ये सारी बातें सुनिश्चित हो जानी चाहिए। तीसरा है मूल पूंजी और ब्याज का समय पर भुगतान करना। तो जो प्रबंधक का एक कार्य ये भी होता है कि जो उसने पैसा उठाया है, मूल पैसा कितना है, टोटल ब्याज कितना बन रहा है, उस मूल पैसे और ब्याज को समय पर भुगतान करना, उसे समय पर चुकाना। चौथा बिंदु है बंधक रखी गई संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा करना। जो अडाने रखी गई जो संपत्ति है, तो ऋणदाता के रूप में यदि अडाने रखी गई संपत्ति है तो उस संपत्ति को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करना। पांचवा, यदि ऋणदाता हमसे कोई समय समय पर कोई सूचना प्राप्त करना चाहिए, यानी समय समय पर कोई सूचना लेना चाहिए, कितना ब्याज है वो, इतना ब्याज, इतने महीनों का कितना ब्याज हो गया, मूलधन कब देना है, वो
क्या सूचना मांग रहा है, वो ब्याज मांग रहा है या रकम मांग रहा है, तो या ऋणदाता हमसे कुछ पूछ रहा है कंपनी के प्लान के बारे में, निगम, फैक्ट्री, कंपनी की स्थिति के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, जो भी वो हमसे सूचना मांग रहा है उन सूचनाओं को उपलब्ध करवाना, ऋणदाता को द्वारा इच्छित या ऋणदाता द्वारा इच्छित मांगी गई सूचना उसे देना। आज हमारा जो बिंदु है वो पांचवा है, कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। एक ऋणदाता, एक प्रबंधक का अपने कर्मचारी किसी भी कंपनी, फैक्ट्री, निगम, इकाई की जान होती है, तो कर्मचारी संस्था की महत्वपूर्ण जान होती है, संपत्ति होते हैं, कंपनी के लिए हृदय का काम है, वो ही कर्मचारी करते हैं। एक तरीके से उनमें जान, उनमें हृदय, उनमें आत्मा बसती है। वे यांत्रिक मानव नहीं होते बल्कि एक संवेदनशील भावना वाले प्राणी होते हैं। जो कंपनी में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो यंत्र नहीं है, वो उपकरण नहीं है, वो व्यक्ति हैं, उनमें संवेदना होती है, उनमें भी प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सौहार्द जैसी भावनाएं होती है। चार्ल्स मायर्स के अनुसार, चार्ल्स मायर्स क्या कहते हैं, यहाँ से कोटेशन है, जो उद्योग मानवीय तत्व की आवश्यकता और भावनाओं की उपेक्षा करते हैं वे यंत्र समूह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते हैं। तो एक प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को यांत्रिक उपकरणों में बदलना चाहिए या उनकी मानवीय भावनाओं को समझना चाहिए। उनके भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी कोई आकांक्षाएं हैं, वो भी कुछ न कुछ लाभ चाहते हैं। उनको तनख्वाह के अलावा उनको हर प्रकार से उनको लाभान्वित करना, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना, उनको टेंशन या स्ट्रेस न देना। उनकी आकांक्षाएं क्या हो सकती है, वो केवल एक यंत्र मात्र नहीं है, वो केवल एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो एक इंसान है, वो एक मानव है। उनके अंदर भी प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, ये मानवीय गुण पाए जाते हैं। तो उन मानवीय गुणों के प्रति विचार करते हुए प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को यथासंभव संतुष्ट करना चाहिए। तो एक प्रबंधक का अपने कर्मचारियों के प्रति क्या क्या दायित्व है। पहला, उचित वेतन का भुगतान करना। जितना उसका वेतन है, जितना उसकी तनख्वाह है, जितना उसका पारिश्रमिक है, उसका समय पर इच्छित समय पर भुगतान करना। मजदूरों को प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, मजदूरों को मोटिवेट करने के लिए मजदूरों के लाभ की योजनाओं को लागू करना, जिसके तहत दुर्घटना होने पर होने वाला लाभ, इसके अलावा कुछ छुट्टियों का लाभ, बोनस का लाभ, इसके अलावा उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके मकान, रहने खाने की सुविधा है वो उन्हें प्रदान करना। तीसरा है कर्मचारियों को कार्य की सुरक्षा प्रदान करना। कोई भी कर्मचारी तभी कार्य कर सकता है जब उसे कार्य की सुरक्षा मिले, उसको यह आभास हो कि उसे निकाला नहीं जाएगा, उसको यह आश्वासन मिलना चाहिए कि उसे कंपनी से कभी भी अलग नहीं किया जाएगा। बल्कि जापान जैसे देशों में तो कंपनियां हैं वो कर्मचारियों के साथ 30-30, 40-40 साल का अनुबंध करते हैं। वो पहले 2-3 सालों तक तो कम व्यक्ति का काम का निरीक्षण करते हैं और 1 महीने, 1 दिन या 10 दिन के काम से हम प्रबंधक के रूप में कर्मचारियों की कार्यों की जांच नहीं कर सकते। इसलिए कर्मचारियों को उनके कार्य की सुरक्षा प्रदान करना, उनको लंबे समय तक कंपनी के साथ, निगम के साथ, इकाई के साथ जोड़कर रखना। कर्मचारियों को उनके कार्य की सुरक्षा होनी ही चाहिए। कर्मचारियों को उनके कार्य की प्रति सुरक्षा रहनी चाहिए। कर्मचारियों को यह नहीं डर होना चाहिए कि उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। अगला है स्वस्थ कार्य दशाएं उपलब्ध कराना। जहाँ पर कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा है उनका वातावरण शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो, शुद्ध हवाएं हो, वेंटिलेशन की सुविधा हो, वातावरण शांत हो, उत्तम हो, कार्य व्यवधान न हो, किसी भी प्रकार की स्थिति न हो, कर्मचारियों के बीच में पारस्परिक वैमनस्य, झगड़ा, लड़ाई न होती हो,
बल्कि बिल्कुल शांत मन से स्वच्छ वातावरण में शांत धीर वीर गंभीर होकर वो कार्य कर सके। तो स्वस्थ कार्य दशाएं का मतलब है जो काम करने की जो स्थितियाँ हैं वो अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो। जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ का वातावरण अनुकूल होना चाहिए, वहाँ का वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, वहाँ के वातावरण में किसी प्रकार की उसे समस्या न हो। जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करना, श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, उनके लिए उनको छुट्टियां या सीएल देना, पीएल देना, इसके अलावा ग्रेजुटी, उनके साथ उनके पेंशन भत्ते, इस प्रकार की ये सुविधाएं श्रमिकों के कल्याण के लिए। यदि महिला श्रमिक है तो मैटरनिटी लीव, श्रमिक कल्याण के लिए कार्य करना, ये सारे कार्य होते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों के लिए बहुत आवश्यक है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में पेंशन, जो भी सरकारी क्षेत्र में मिलने वाले लाभ हैं वो प्राइवेट क्षेत्र में भी हों, ग्रेजुटी उनको मिले, उनके कार्यों का बीमा होना चाहिए। यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें कोई व्यक्ति को नुकसान पहुंच जाता है तो बीमा है वो प्रत्येक कर्मचारी का होना जरूरी है, जिससे होने वाला या बीमित को लाभ है वो मिल सके। भविष्य निधि आदि की व्यवस्था हो जिससे कि वो अपने परिवार का, अपने बच्चों की शादी विवाह, इसके अलावा अपने मकान वगैरह को बनवा सके। तो सामाजिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या आते हैं? पेंशन से लेकर भविष्य निधि आती है। तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिले, उनको ग्रेजुटी यानी एक साथ पैसा, बीमा हो, उनके कार्य का बीमा हो, उनकी भविष्य निधि में पैसा सुरक्षित रहे, उनका पैसा है वो सुरक्षित हो, जिससे कि वो अपने परिवार, अपने बच्चों बेटियों की शादी व्यवस्था, इनकी व्यवस्था के लिए उसे किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा न हो। सातवां बिंदु है कर्मचारी को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य सौंपना। जिस कर्मचारी की रुचि जिस कार्य में है वही कार्य वो उत्तम कर सकता है। तो कर्मचारियों को उनकी योग्यता, उनकी दक्षता, उनकी क्षमता, उनकी हॉबी, रुचि के अनुसार काम सौंपना। यदि मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ का काम है और व्यक्ति कर्मचारी के रूप में काम करना चाहता है तो सीईओ का काम नहीं कर सकता। जिसकी जैसी योग्यता उसी के अनुसार उसे काम दिया जाना चाहिए। कई व्यक्ति काम करते हैं, कई व्यक्ति बहुत अच्छा काम लोगों से करवा सकते हैं। तो जो व्यक्ति कर्मचारी काम अपने क्षेत्र में कर सकता है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, तो उस रुचि वाले काम को उसे सौंपना चाहिए। कंपनी को ये देखना चाहिए कि प्रबंधक को ये देखना चाहिए कि कर्मचारी की रुचि किस कार्य में है और प्रबंधक कौन बन सकता है। तो कर्मचारियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार काम सौंपना। कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, समय समय पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो व्यावसायिक रूप से कुशल हो सके। पदोन्नति के अवसर प्रदान करना, कर्मचारियों को ये आभास होना चाहिए कि यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी पदोन्नति होगी, यानी पद की उन्नति होगी, हम आगे बढ़ पाएंगे, हम ऊंचे पद को ग्रहण कर पाएंगे। उसको मोटिवेट करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि कर्मचारी है उसको ये आभास हो कि यदि वो काम श्रेष्ठ ढंग से, सही ढंग से करेगा तो वह आगे बढ़ सकता है, वह उसका पदोन्नति हो सकती है। कर्मचारियों के प्रबंध में भागीदारी प्रदान करना, यानी कर्मचारियों के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो यांत्रिक मशीन नहीं है। उनके विचार सुनना, उनके सुझाव लेना, उनके कार्यों में, प्रगति में जो प्रोजेक्ट दिया गया है उनमें उनको भागीदार करना, उनका पार्टिसिपेशन चाहना, सभी कर्मचारियों से राय लेना, उनके सुझाव लेना, उस सुझाव के अनुसार फिर लास्ट में निर्णय है वो सामूहिकता के आधार पर किया जाए। जो भी बोनस है, दीपावली का, होली का, इसके अलावा जो अन्य बोनस है, 6 मासिक बोनस है या फिर 6 माह का बोनस है या वार्षिक बोनस है, उसका लाभ है, बोनस का लाभ है वो उनको देना। बोनस और लाभ में हिस्सा देना, बोनस और लाभ में हिस्सा देना। इसके अलावा हमारा जो गया लास्ट का बिंदु है क्षमता और व्यक्तित्व विकास के नए, उनकी कार्य क्षमता बढ़े, उनको मोटिवेशन मिले, समय समय पर इनाम मिले, उनके व्यक्तित्व का विकास के नए नए अवसर प्रदान करने चाहिए। उनका व्यक्तित्व कैसे निखरे, उनका व्यक्तित्व कैसे चमत्कारी हो, वो कैसे सही ढंग से कार्य कर सके,
वो क्षेत्र किसी क्षेत्र के अंतर्गत कैसे कार्य करें, उनकी क्षमता को बढ़ाना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना, उनके लिए नए नए अवसर प्रदान करना, उनको नए नए मौके देना, उनके द्वारा रिस्क उठाना, उनकी क्षमता का पूर्वानुमान लगाना, उनकी क्षमता के पूर्वानुमान के हिसाब से उनको टारगेट देना और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो उनका व्यक्तित्व कैसे निखरे, उनके बोलने चालने रहने बैठने उठने खाने पीने का ढंग कैसे हो, उनका व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उनमें मानवीय गुणों का विकास कैसे हो, वो व्यक्ति सामाजिक हो केवल प्रॉफिट के आधार पर काम न करे, तो क्षमता व्यक्तित्व विकास के नए नए अवसर प्रदान किए जाए। अगला हमारा बिंदु है छठा, ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व। तो आपको पता है ग्राहक बाजार का राजा होता है और ग्राहक हमेशा सही होता है। तो ग्राहक क्या चाहता है, खरीदने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, ग्राहक संतुष्टि ही व्यवसाय का आधार है। कोई भी व्यवसाय तभी तक टिक सकता है जब तक कि वो अपने उपभोक्ता को संतुष्ट कर रहा है। तो ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए, पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहिए। ग्राहक की संतुष्टि ही व्यवसाय की सफलता का आधार है। तो ग्राहक की संतुष्टि कैसी हो, ग्राहक को उपभोक्ता को कैसे संतुष्ट किया जाए, उसके लिए समय समय पर ऑफर लाना, उनको इसके अलावा उनको छूट देना, विक्रय मूल्य में उनको छूट देना, एक के साथ एक चीज़ फ्री, बाई वन गेट वन या बाई वन गेट टू, ग्राहक संतुष्टि की व्यवस्था की सफलता का आधार है। उपभोक्ता को, सरकार भी उपभोक्ता के हितों को संरक्षण प्रदान करती है, सरकार भी समय समय पर उपभोक्ता के हितों को महत्व देती है। ग्राहकों की उपेक्षा व्यवसाय के लिए घातक हो सकती है। यदि हम ग्राहकों की उपेक्षा करेंगे तो ग्राहक है वो उस कंपनी से, उस कंपनी के प्रोडक्ट उत्पाद से कट जाएंगे और फिर एक बार ग्राहक असंतुष्ट हो गया तो वो चीज़ दोबारा नहीं खरीदता। इसके लिए प्रबंधकों का ग्राहकों के प्रति, अपने विक्रेता के प्रति, अपने उपभोक्ता के प्रति कुछ दायित्व होता है। तो ग्राहकों के प्रति हमारे क्या क्या दायित्व हैं, इनके बारे में हम कम पॉइंटों में कल पढ़ेंगे। तो ग्राहक बाजार का राजा होता है। ग्राहक की संतुष्टि, उपभोक्ता की संतुष्टि सबसे परम है। ग्राहक की संतुष्टि सफल व्यवसाय का आधार है। सरकार भी उपभोक्ता के हितों को ध्यान रखती है। ग्राहक की उपेक्षा व्यवसाय के लिए बहुत घातक हो सकती है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के प्रति प्रबंधकों के कुछ विशेष दायित्व होते हैं। प्रबंधकों को अपने विशेष दायित्वों को निभाना चाहिए। तो प्रबंधकों का ध्यान है वो ग्राहक के संतुष्ट पे होना चाहिए। ग्राहकों को हर प्रकार से, उपभोक्ता को हर प्रकार से संतुष्ट करना, वस्तुओं को आकर्षक बनाना, उनकी आकर्षक पैकेजिंग करना, छूट देना, क्रय खरीदने पर छूट देना, इसके अलावा कई जो ऑफर आते हैं डिस्काउंट देना, इसके अलावा एक के साथ एक फ्री जैसे ऑफर है वो भी देना, पैकेजिंग शानदार करना, इससे ग्राहक है वो वस्तु के साथ जुड़ा रहता है। मार्केटिंग करना, मार्केटिंग के अलावा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ग्राहकों से निरंतर जुड़े रहना, ये जरूरी है। तो आज हमारा जो बिंदु था वो ऋणदाताओं के प्रति और कर्मचारियों के प्रति था। कल हम ग्राहकों के बारे में, उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।